Okay, we will see today cost sheet and how to prepare cost sheet. What are the items included in cost sheet? Okay, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको कॉस्ट निकालना हो, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको जो प्राइस डिसाइड की जाती है, वो प्राइस जो है, जस्ट मिनट, हाँ फोन आ रहा है, किसका आ रहा है? ओके ठीक है। उस प्राइस फिक्स करने के लिए आपको पहले प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम होनी चाहिए, तभी जाके आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो उसके लिए जो आपकी कॉस्ट शीट रहती है, वो कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है वो अपन देखेंगे। ओके, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो पहला देखिए ए देखिए डायरेक्ट मटेरियल्स, राइट। यानी पहले डायरेक्ट मटेरियल्स आपके वहां पे प्रोसेस हो जाते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल आपके पास आ जाते हैं, राइट। क्योंकि जो रॉ मटेरियल रहता है वो रॉ मटेरियल का ही प्रोसेस करके आप प्रोडक्शन करने वाले हो, राइट। तो पहला है आपका रॉ मटेरियल, राइट। तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल आएंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी आपके पास अगर पहले से ही पड़ा होगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है आपका एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी इसका मतलब क्या है? आपका जो नया जो परचेस रहेगा, फिर से आपने अगर परचेस किया होगा रॉ मटेरियल, तो वो आएगा यहाँ पे। ओके, यानी पहले आपका ओपनिंग जो पहले से ही था, उसके बाद आपने एडिशनल परचेस किया, वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट। एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एटसेट्रा मतलब क्या है कि आपको रॉ मटेरियल लाने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में रॉ मटेरियल लाने के लिए जो भी खर्चा आता है, जैसे कि ऑक्ट्रॉय है, जैसे कि आपका फ्रेट चार्जेस है, कैरेज है, ये सब एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे। ओके, जो रॉ मटेरियल आपको आपके वेयरहाउस तक लाने के लिए जो भी खर्चा है वो सब यहाँ पे आएंगे। ओके, और नेक्स्ट रहेगा आपका लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है रॉ मटेरियल का, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, ये लेस करना है। ओके, तो ये सब करने के बाद ओपनिंग प्लस एड प्लस जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये अगर आपने किया तो आपको मिलेगा नेट मटेरियल कंज्यूम। यानी आपको नेट मटेरियल कंज्यूम अगर निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको मिलेगा नेट मटेरियल कंज्यूम। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, डायरेक्ट वेजेस। यानी आपको प्रॉब्लम में दिए जाते हैं डायरेक्ट वेजेस वगैरह, तो डायरेक्ट वेजेस में आएंगे। यानी ये डायरेक्ट वेजेस यानी कैसे है, आपके मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकते हैं ये वेजेस वगैरह। ओके, वेजेस ने वहां पे कुछ काम किया है, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है। डायरेक्ट कब आता है? जहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये एक्सपेंसेस यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्सपेंसेस यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो मटेरियल लाते हो वो तो है ही। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस लगेंगे, तो डायरेक्ट वेजेस। सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो ये ए बी सी करने के बाद आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यानी डी मतलब क्या है? प्राइम कॉस्ट। तो कैसे रहेगा? ए यानी ये डायरेक्ट मटेरियल, बी डायरेक्ट वेजेस, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको एबीसी मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ई, वर्क्स ओवरहेड। यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर चालू हो जाता है, वर्क्स ओवरहेड। ओके, उसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है? लेस सेल ऑफ स्क्रैप वेस्ट रिकवरीज। यानी वर्क्स ओवरहेड जो भी आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहेंगे, वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेने के बाद आपके लेस सेल ऑफ स्क्रैप वेस्ट रिकवरी, जो भी स्क्रैप वगैरह जो आपने सेल किया होगा वो आपको लेस करना पड़ेगा इसमें। ओके, और उसके बाद आपको वर्क इन प्रोसेस लेना है। तो वर्क इन प्रोसेस कौन सा? क्योंकि अभी मैन्युफैक्चर चालू हो गया ना, तो इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो ऐड करना है आपको, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके,
तो आपने वर्क्स ओवरहेड्स जो है सारे एक्सपेंसेस लिए, उसमें लेस सेल ऑफ स्क्रैप कर दिया, तो यहाँ पे एक टोटल आएगी। उसके बाद आपको ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस करने के बाद आपको मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? डी, डी मतलब प्राइम कॉस्ट, प्लस ई, ई मतलब ये वर्क्स ओवरहेड्स रहेंगे, ओके, माइनस एफ मतलब लेस सेल ऑफ स्क्रैप, प्लस जी मतलब ये ऐड और लेस करके जो आएगा ना जी, वो आएगा, ओके, यानी ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करके जो आएगा ना वो जी आएगा, ओके, वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं उसे, वो जी आएगा। तो डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी अगर आपने किया तो आपको मिलेगा वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट मिलेगा एच, ओके, एच मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अगर वहां पे दिया होगा प्रॉब्लम में तो आपको लेना है। R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो भी प्रॉब्लम में दी जाती है, अगर नहीं दिया तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका मेन चालू हो जाता है के, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो सब यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आपका ऑफिस सैलरी है, ऑफिस मैनेजर सैलरी है, फर्नीचर एक्सपेंडिचर है, वहाँ पे अगर कुछ रिपेयर लगाए फर्नीचर के लिए, लाइटिंग एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस है, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, तो उसकी टोटल कर देनी चाहिए आपको, ओके। और नेक्स्ट आपको मिलेगा एल, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगा? एच, एच मतलब क्या है, ये देखिए वर्क कॉस्ट, ये टोटल रहेगी, राइट, प्लस आई, आई मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अगर दी होगी प्रॉब्लम में तो। उसके बाद जे, जे मतलब क्या है, R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर प्रॉब्लम में दी होगी तो। और जे मतलब क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी जे हो गया। के मतलब क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यानी एच प्लस आई प्लस जे प्लस के अगर आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिए हाँ, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये जो है ना आपका डी से कंटिन्यू हो रहा है हाँ। ये देखिए एच कैसे आया, डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी, यानी ये जो एच है ना इसमें डी इंक्लूड है हाँ। उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, तो एल में क्या लेना है आपको, ये एच लेना है, एच, एच में डी ऑलरेडी इंक्लूड है, डी कौन सा, प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी ये कंटिन्यू बेस पे है, कंटिन्यू हो रहा है, ये जो प्लस हो रहा है ना सब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो एच है ना उसमें ऑलरेडी आपने डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी कर दिया है, ओके। तो जो एच आया है वो एच कंटिन्यू कर देने का है आपको, एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, तो आपको मिलेगा एल, एल मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद आपको क्या करना है, एम, एम मतलब फिनिश गुड्स। जैसे आपने यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस किया है ना, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, सेम तीन प्रकार के स्टॉक होते हैं वो आपको मालूम है। एक रॉ मटेरियल होता है, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल पहले से ही लिया आपने, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ये स्टॉक रॉ मटेरियल में आ गया, ओके। दूसरा स्टॉक वर्किंग प्रोसेस, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस, ये भी आ गया। तो आपको ये फिनिश गुड्स कब लेना है, आफ्टर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश गुड्स लेना है। तो उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब आपको आइटम्स ना प्रॉब्लम में दिए होते हैं, वो सिर्फ आपको ये फॉर्मेट में आके सिर्फ डालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ओके। एन, एन कैसे मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलेगा, एल प्लस एम, एल क्या है ये देखिए, एल मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें एच भी आ गया, आई भी आ गया, जे भी आ गया, के भी आ गया एल में, ओके। तो एच ऑलरेडी बना है कैसे, डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी, अभी डी क्या है ये देखिए प्राइम कॉस्ट, ये ई है, एफ है, ये जी है, उसके बाद एच मिला आपको। तो एच मिलने के बाद आपने क्या किया, आई प्लस किया, जे प्लस किया, के प्लस किया, और एल मिल गया आपको, राइट। तो ऑब्वियसली
एल में ये ऊपर वाले सब इंक्लूड्स है, राइट। तो एल में अभी आपको क्या इंक्लूड करना है, एम। एम मतलब फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको एम मिलेगा, राइट। तो एम, अब ये क्या करना है आपको, एन निकालने के लिए एन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो एल प्लस एम, ए एल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलेगा एन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलने के बाद आपको करना है ओ। ओ मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी खर्चे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन एक्सपेंसेस है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है, सेल्समैन सैलरी है, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। ओके, वो होने के बाद आपको पी मिलेगा। पी कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं उसे, एन प्लस ओ। एन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी ये जो एन है ना, उसमें ऊपर के सब आ गए। हाँ, तो एन प्लस ओ, ओ मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एन प्लस ओ। ओके, उसके बाद क्यू। क्यू मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, लॉस भी हो सकता है। ओके, और लास्ट में आर सेल्स। ओके, यानी कॉस्ट ऑफ सेल तक आपकी ये कॉस्ट आ गई। ओके, और आपने उसमें अगर प्रॉफिट इंक्लूड किया तो आपका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है, सेलिंग प्राइस दी जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया जाता है, तो प्रॉफिट है या लॉस है, या आपको निकालना है। जैसे कि अभी समझो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 100, हाँ, और यहाँ पे सेल्स आ गया 120, यानी वो प्रॉब्लम में दिया है आपको, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि 20 जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है, ये बोल सकते हो आप। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 100, सेलिंग प्राइस है सेलिंग 90, तो ऑब्वियसली ये लॉस है, तो आपको लॉस में लिखना है। कभी कभी ये तीनों भी दी जाती है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं दिया भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं तो सेल्स दिया जाता है आपको। ओके, तो आप वैसे कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, अभी ये जो है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के हिसाब से अपन को एक प्रॉब्लम करना है। ओके, ओके चलेगा, एक प्रॉब्लम करना है। ये प्रॉब्लम है आपका, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट मेसर्स अजीत the following details have been extracted for the ending 31st March 2018। उसमें दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग दिया है, स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग दिया है, राइट। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 12,48,000, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, कैरेज आउटवर्ड भी दिया है, मैनेजर सैलरी, जनरल चार्जेस, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, कमीशन ऑन सेल्स, फ्यूएल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री के है यहाँ ये, directors fees and repairs on plant and machinery, then rent and rates and taxes फैक्ट्री के है वो, और रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस के है। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सेल्समैन सैलरी, ऑडिट फीस, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। The manager's time is shared between the factory and the office in the ratio of 20:80। ओके, यानी मैनेजर ने टाइम जो शेयर किया है वो फैक्ट्री में और ऑफिस में 20:80 में उसने शेयर किया है, उस रेशियो के हिसाब से उसको आपको एक्सपेंडिचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी कैरेज आउटवर्ड में कैरेज इनवर्ड इंक्लूड हुआ है, कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी जब आपने खरीद लिया था उसमें जो कैरेज इनवर्ड लगा था वो कैरेज आउटवर्ड में इंक्लूड हुआ है, वो निकाल देना चाहिए आपको, वो निकाल देंगे बाद में। सेलिंग प्राइस देखिए 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी जितना आपका कॉस्ट प्राइस आएगा उसका 120% ज्यादा आपका सेलिंग प्राइस रहने वाला है। ओके, फ्रॉम द अबाउट डिटेल्स प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट शीट ऑन 31st March 2018। अभी देखिए यहाँ पे पहला जो पार्ट है, और पहला पार्ट अपन क्या करेंगे, ये देखिए पहला पार्ट करेंगे, ये प्राइम कॉस्ट निकालने का काम करेंगे, ये डी तक निकालने का काम करेंगे। तो डी तक निकालने के लिए
पहला है आपका डायरेक्ट मटेरियल ए, तो आपको पहले निकालना है ए डायरेक्ट मटेरियल। ओके, ए डायरेक्ट मटेरियल। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल में आपको क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखते हैं क्या, ये देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है, राइट। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपने लिया, तो उसकी कॉस्ट है कितनी, ये देखिए 2,70,000। तो आपको क्या करना है, 2,70,000 इनर कॉलम में लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2,70,000। ओके, ओके 2,70,000। Okay, stock of raw material opening 2,70,000. Now next is यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। देखते हैं क्या परचेसेस, ये देखिए परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल है 12,48,000। तो ले लेते हैं परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 12,48,000। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ये देखिए एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट। जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे यानी वो लाने के लिए मटेरियल वो एक्सपेंसेस लेंगे। तो देखते कौन कौन से दिए हुए हैं अपने पास। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, परचेस रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस का अलग है पार्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अलग है, इनडायरेक्ट वेजेस ये फैक्ट्री में लेने हैं आपको, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लेना है। ये देखिए यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, देखिए राइट, तो आप कैरेज इनवर्ड यहाँ पे ले सकते हो, राइट। तो इसमें कैरेज इनवर्ड ले लेते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। ओके, तो कैरेज इनवर्ड कितना है 48,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 48,000। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट क्या है देखिए अभी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं। ये देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग 3 लाख है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं, यहाँ पे लेस करना है आपको। हाँ, ये लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख लेस करने मतलब आपको इसमें लेना है, ब्रैकेट में लेना। ओके, 3 लाख। अभी नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बोला है, क्या करना है आपको। अभी ये सब करने के बाद आपको मिलेगा नेट मटेरियल कंज्यूम, आउटर कॉलम में करना है नेट मटेरियल कंज्यूम। तो कर लेते हैं नेट मटेरियल कंज्यूम, नेट मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो उसमें आपको ये सब टोटल करनी है, 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48,000 माइनस 3 लाख, यस 18,66,000। ये आपको मिलने वाला है नेट। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे जरा सी गड़बड़ हो गई है सर 12,66,000। यस, वो माइनस है ना, वो प्लस हो गया ओके नो प्रॉब्लम, यस 12,66,000, वेरी गुड, थैंक यू। 12,66,000 ये नेट मटेरियल कंज्यूम आएगा, यानी 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48 उसमें माइनस करना है 3 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बी डायरेक्ट वेजेस। तो देखते दिए क्या, ये देखिए डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं 3,57,600। तो लिख देते हैं बी पार्ट, बी डायरेक्ट वेजेस।
डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? 3,57,600, 3,57,600। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे दिए क्या, यस यहाँ पे दिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000, तो लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद देखिए क्या है, ये देखिए डी प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट 1,20,000, यस बी प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, यस 17,43,600, ये आपका आएगा प्राइम कॉस्ट। कैसे बनाइए, डायरेक्ट मटेरियल जो नेट मटेरियल कंज्यूम आया वो, बी डायरेक्ट वेजेस, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, 17,43,600। अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट, ई वर्क्स फॉर इट। तो ई के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ई वर्क्स फॉर इट, ई वर्क्स फॉर इट। अभी जो है वर्क्स फॉर इट, वो पहले देखने पड़ेंगे कौन से वर्क्स फॉर इट वहां पे दिए हुए हैं। ओके, वर्क्स ओवरहेड मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर आप करते हो उसमें जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब वर्क्स ओवरहेड में लेना पड़ता है। ओके, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट वेजेस, ये जो इनडायरेक्ट वेजेस है ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। डायरेक्ट वेजेस आपके ऊपर आए थे राइट, जब मैन्युफैक्चरिंग के पहले, पर इनडायरेक्ट वेजेस आपके जब आपका फैक्ट्री ओवरहेड स्टार्ट होता है तब इनडायरेक्ट वेजेस लेना है आपको 24,000। तो यहाँ पे पहले ले लेते हैं 24,000, 24,000 इनडायरेक्ट वेजेस। उसके बाद क्या क्या है देखते हैं, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा। ओके, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो है वो आपने लिया है डायरेक्ट मटेरियल में लिया है वहां पे एक्सपेंडिचर के तौर पे, वो भी नहीं आएगा। कैरेज आउटवर्ड, अभी बताइए मेरे को कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड कोई बता सकता है मेरे को, ट्राई कीजिए, कैरेज आउटवर्ड आएगा या नहीं आएगा। नहीं तो कहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आएगा या आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ पे आएगा। यस, कोई ट्राई करेगा। यस, ये कैरेज आउटवर्ड आप कहाँ पे लेते हो, क्यों यूज करते हो, वो तो बताइए। वो ये तो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कैरेज आउटवर्ड है क्या। सर आएगा। आएगा, राइट। मैं बोलता हूँ नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। मेरा सही है या आपका सही है। यस, मेरा सही है या आपका सही है। याद रखिए, कैरेज आउटवर्ड जो रहता है वो सेलिंग एक्सपेंसेस में लेते हैं आप, बराबर है। बताइए मेरे को बराबर है या नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस में लेते हो ना आप, राइट और रॉन्ग। यस, बताइए मेरे को, जो सेलिंग एक्सपेंसेस रहते हैं ना आपके, उसमें कैरेज आउटवर्ड आता है, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का एक आपका है पार्ट, उसमें जाएगा वो।
ये मैन्युफैक्चरिंग का कुछ लेना देना नहीं है उससे, ये कैरेज आउटवर्ड है। आप जब भी आपका मटेरियल दे रहे हो दूसरे को, सेल कर रहे हो, उस टाइम जो आपको जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो है कैरेज आउटवर्ड। तो आप कहाँ पे देते हो, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे नहीं आएगा वो। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में सोचो। अभी देखिए मैनेजर सैलरी, अभी देखिए मैनेजर सैलरी का मैंने ये एडजस्टमेंट पढ़ा था। ये देखिए, द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इज 20:80। यहाँ पे एक याद रखिए, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो मैनेजर सैलरी जो है वो आपकी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाती। ओके, यानी अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो आपका मैनेजर सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता ओनली। हाँ, पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जो मैनेजर है उसमें फैक्ट्री में भी उसने काम किया है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आप ले लो ऐसा बोल रहे हो। पर कौन से रेशो में लेना है आपको, 20:80 यानी 2:8। अगर उसको और भी सिंप्लीफाइड करेंगे आप तो 1:4 आएगा, बराबर है। तो इसलिए 1:4 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मैनेजर सैलरी। तो 1 रहेगा आपका फैक्ट्री और 4 रहेगा आपका ऑफिस। ओके, तो पहले देखते हैं मैनेजर सैलरी है कितनी। ये देखिए मैनेजर सैलरी है आपकी 72,000। तो पहले ले लेते हैं मैनेजर सैलरी, जो 20 वाला पार्ट है वो यहाँ पे सिर्फ लेंगे फैक्ट्री में, क्योंकि उन्होंने बोला है वैसे। तो यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट करेंगे, मैनेजर सैलरी। ओके, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का कितना आएगा देखिए, 72,000 दिया है उन्होंने और रेशो रहेगा 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1:4 रहेगा, राइट। कितना आता है देखते हैं, कितना आएगा 14,400। ये रहेगा आपका फैक्ट्री का, और जो रह गया वो ऑफिस का। ऑफिस 72,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। 57,600. सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, 4 डिवाइडेड बाय 5 करना था। 72,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 57,600। ओके, 14,400 फैक्ट्री में देना है आपको, और जो ऑफिस, जब ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा ना तब ये लेना है। हाँ, याद रखिए 14,400। ओके, मैनेजर सैलरी लिया आपने। अभी नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंसेस है क्या देखते हैं। अभी जनरल चार्जेस है वो ऑफिस ओवरहेड्स में जाएंगे, लीगल चार्जेस वो भी ऑफिस ओवरहेड्स में जाएंगे, कमीशन ऑन सेल्स, वो कमीशन ऑन सेल्स जो है ना, वो कमीशन ऑन सेल्स आपका सेल्स के बारे में है। फ्यूएल, यस फ्यूएल आपको लेना पड़ेगा, फैक्ट्री. यस फैक्ट्री में लेना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री का है वो, फैक्ट्री चलाने के लिए फ्यूएल लगता है अपन को। तो 96,000 ये वहां पे लेंगे, यस फ्यूएल 96,000। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्ट फैक्ट्री दिया हुआ है ये पे देखिए, तो टेंशन ही नहीं अपन को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का है तो नो टेंशन। 72,000, ये देखिए 72,000 दिए हुए। अभी नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टर फीस नहीं, इसमें नहीं आएगा फैक्ट्री में। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, अभी रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ये आपका मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, उसका जो मशीनरी है उसका रिपेयर्स है, तो आपको यही पे लेना पड़ेगा 63,000। 63,000। ओके, नाउ नेक्स्ट रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये देखिए फैक्ट्री के दिए अलग और ऑफिस के। अगर समझो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया होता और आपको बोल जाते हो कि रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ले लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑफिस में ही जाएगा। हाँ? पर यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्या बोला है, फैक्ट्री का भी रेंट है और ऑफिस का भी दूसरा रेंट है, तो फैक्ट्री का रेंट जितना है उतना ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 18,000, 18,000।
ओके, अभी नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी वो है 45,000। ओके, वो भी ले लेते हैं 45,000। ओके, तो अभी टोटल वर्क ओवरहेड कर लेते हैं। टोटल वर्क ओवरहेड ओके, तो 24,000 प्लस 14,400 प्लस 96,000 प्लस 72,000 प्लस 63,000 प्लस 18,000 प्लस 45,000, तो आएगा 3,32,400। ये आपका रहेगा टोटल वर्क ओवरहेड। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, ये टोटल करने के बाद देखिए ये वर्क ओवरहेड होने के बाद आपको लेस सेल ऑफ स्क्रैप वेस्ट रिकवरी दिया है। तो पहले अपन को देखना है सेल ऑफ स्क्रैप दिया है क्या प्रॉब्लम में। ये तो सेल्समैन सैलरी वगैरह सब वो सेल्स में जाएंगे, ऑडिट फीस वगैरह नहीं है। यहाँ पे दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह कहीं पे अपन को नहीं आया ना बीच में, तो नहीं आएगा, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है देखिए, उसके बाद बोला है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम में। मेरे को तो नहीं दिखे, क्योंकि ये सब चार्जेस अपन ने देखे, उसमें कभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आया है, तो फिर वो भी आपको छोड़ना है। ओके, तो डायरेक्टली आपको अभी क्या करना है, ये सब नहीं है तो डायरेक्टली एच निकालना है, वर्क कॉस्ट। ओके, डायरेक्टली एच मतलब डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी। ये डी प्लस ई वर्क ओवरहेड, एफ अगर है तो, जी अगर है तो अपने पास सिर्फ डी और ई है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्क कॉस्ट करना है। ओके, तो वर्क कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एफ। ओके, एफ बदल गया वहां पे अगर जी और ये रहता तो आपका एच आ जाता, पर सीक्वेंस में वो नहीं है, तो फिर आपको जो सीक्वेंस है अभी वो लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या आएगा, वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट में आएगा डी प्लस ई। ओके, डी मतलब प्राइम कॉस्ट और ई मतलब आपका ये टोटल वर्क ओवरहेड। ओके, ये डी प्लस ई 20,76,000 ये मिल गया आपको वर्क ओवरहेड यानी वर्क कॉस्ट, एफ मिल गया। नाउ नेक्स्ट जी। जी देखिए क्या सीक्वेंस है जी में, ये तो जी वगैरह ये नहीं आएगा अभी जी, यानी नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो है क्या देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया है उन्होंने, आर&डी भी नहीं दिया है, यानी यहाँ पे देखिए आर&डी वो भी नहीं दिया है, तो डायरेक्ट क्या है, के है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। पर अभी ये सीक्वेंस बदल जाएंगे। हाँ, डायरेक्टली आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लेना है, तो इसमें अभी क्या करना पड़ेगा आपको, जी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओके, तो अभी देखते हैं ऑफिस के कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो सब ले लेते हैं, पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ये सब लिया अपन ने, ये देखिए सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये आपको लेना है सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वेरी गुड। वो उसकी कॉस्ट है 60,000, ले लेते हैं 60,000। 60,000 उसके बाद देखिए क्या है अपने पास, कैरेज आउटवर्ड तो सेलिंग में जाएगा। मैनेजर सैलरी, उसमें से एक पार्ट दे दिया आपने फैक्ट्री को, अभी 80 का पार्ट रह गया वो आपको देना है, राइट। मैनेजर सैलरी, चलो मैनेजर सैलरी कितना निकाला था अपन ने बीच में, ये देखिए ऑफिस का हिस्सा है 57,600 सॉरी। उसके बाद जनरल चार्जेस वो लेने हैं, जनरल चार्जेस
जनरल चार्जेस है 37,200, 37,200। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट। अभी यहाँ पे एक ध्यान रखिए, हाँ, ये जो लीगल चार्जेस रहते हैं ना, उससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं रहता, ये ध्यान रखिए आप। ये जो लीगल चार्जेस रहते हैं ना, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं रहता। ये लीगल चार्जेस यानी आपका कुछ तो लीगल प्रॉब्लम रहेगा, उसमें क्रिमिनल सूट रहेगा, उसमें चार्जेस लगे हुए हैं, उससे आपका प्रोडक्शन से क्या लेना देना, आपका जो प्रोडक्ट रहता है उससे क्या लेना देना नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, स्किप कीजिए ये। क्यों? क्योंकि ये लीगल चार्जेस है, वो तो लीगल कुछ तो अलग काम होगा। ओके, तो स्किप कीजिए। नेक्स्ट है आपका कमीशन ऑन सेल्स, वो तो सेल का है, ये तो ऑफिस में नहीं आएगा। उसके बाद है फ्यूएल, वो तो ले लिया आपने। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फैक्ट्री के है वो। डायरेक्टर फीस, ये आपको लेना पड़ेगा, डायरेक्टर की फी आपको देनी है तो ऑफिस में ही लेना पड़ेगा, 36,000 डायरेक्टर फीस, 36,000। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, रिपेयर्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में ले लिया आपने। रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री के है, ये ऑफिस के ले लो। रेंट एंड रेट्स ऑफिस 9,600 ले लेते हैं, 9,600। ओके, अभी ये हो गए ऑफिस रेंट के। उसके नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में ले लिया। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ये आपका ऑफिस में आएगा, फर्नीचर ऑफिस के लिए लगता है, 3,600, 3,600। ओके, 3,600, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, सेल्समैन सैलरी नहीं, सेल्समैन सैलरी तो सेल्स में जाएगा। और ये ऑडिट फीस है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लाना चाहिए। ऑडिट फीस 18,000, ये देखिए 18,000, यहाँ पे लीजिए 18,000। ओके, ये हो गया ऑडिट फीस तक, यानी ये सब एक्सपेंडिचर हो गए। अभी आपको क्या करना है, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, टोटल एडमिन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। चलो इसकी अभी टोटल कर देते हैं, 60,000 प्लस 57,600 प्लस 37,200 प्लस 36,000 प्लस 9,600 प्लस 3,600 प्लस 18,000, 2,22,000, 2,22,000 आपका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, ये आप निकालने के बाद ये देखिए सीक्वेंस देखिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव निकालने के बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ऊपर के जो सीक्वेंस है वो प्लस करने आपको, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एच मतलब वर्क कॉस्ट से आपको शुरू करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी है जी, उसके बाद आएगा एच, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है आपका, ये जो एफ है ना, एफ प्लस जी, यानी ये ऑफिस ओवरहेड्स प्लस जी। ओके, बाकी तो हो गया, बाकी कुछ है ही नहीं, तो आपको एफ प्लस जी करना है। एफ है आपका 20,76,000 प्लस जी है, ये देखिए टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 2,22,000, तो आपको मिल गया है 22,98,000। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने के बाद आपको फिनिश गुड्स लेना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। पहले देखते हैं क्या, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वगैरह कुछ नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स नहीं है, चलो छोड़ दो, तो लेने की जरूरत नहीं है, ये निकल जाएगा, अभी एम नहीं आएगा, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये है ही नहीं, तो फिर जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ओके, तो ये है ही नहीं ना। उसके बाद देखिए ओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स,
ये आप ले सकते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ले लेते हैं ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, एच, उसके बाद आई। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के सब एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, कौन कौन से देखते हैं। ये देखिए, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। कैरेज आउटवर्ड, ये लेना है आपको, कैरेज आउटवर्ड, वो है आपका 37,500 कैरेज आउटवर्ड। ओके, उसके एडजस्टमेंट है शायद। ये देखिए, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने जब खरीदा था तब आपने ये कैरेज इनवर्ड दिया था 7,500, तो ये कैरेज आउटवर्ड में इंक्लूड है। तो आपको क्या, वो गलत है ना, तो आपको निकाल देना चाहिए। तो आपका जो है ना, ये 37,500 है, 37,500 माइनस 7,500 जो गलत हुआ था वो निकाल देना है आपको। तो आपका आएगा ये 30,000 आपका टोटल एक्सपेंडिचर था 37,500, और उसमें एक गलती क्या हो गई है, 7,500 जो दूसरी तरफ एंट्री होनी चाहिए थी, जो कैपिटलाइज होना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी में, वो आपने यहाँ पे ले लिया था, तो वो निकाल देना चाहिए। ओके, वो निकाल दिया आपने। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ये कैरेज आउटवर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट, मैनेजर सैलरी, वो तो हो गया। जनरल चार्जेस हो गया, लीगल चार्जेस है ही नहीं। कमीशन ऑन सेल्स, ये आपको लेना है, कमीशन ऑन सेल्स 28,000, कमीशन ऑन सेल्स 28,000। नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल नहीं है, डायरेक्टर फी, रिपेयर्स प्लांट नहीं, रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री नहीं, रेंट ऑफिस नहीं, अब डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी नहीं, फर्नीचर है। सेल्समैन सैलरी, चलो सेल्समैन सैलरी लेते हैं 50,000 का, सेल्समैन सैलरी 50,000। ओके, यानी यहाँ पे आपके सेल्स एक्सपेंसेस खत्म हो गए। ओके, तो यहाँ पे अभी ले सकते हो आप टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसकी टोटल कर देते हैं। 30 प्लस 28 प्लस 50, 1,08,000। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको लेना है ये पी, कॉस्ट ऑफ सेल एन प्लस ओ, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि ये बीच में नहीं है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस आपका ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस, अभी मिलेगा आपको जे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उसमें आएगा आपका एच, यानी एच प्लस ये आई। ओके, आई मिलेगा आपको। यस, एच है 22,98,000 प्लस आई 1,08,000, 24,06,000, ये मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, 24,06,000। अभी उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट करना है आपको। ओके ठीक है, प्रॉफिट लिख देते हैं, जे के प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों भी। और लास्ट में है एल, दैट इज सेल। अभी देखिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्रॉफिट दिया है क्या, सेल्स दिया है क्या, वो देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है वो नहीं दिया है, ये भी दोनों एडजस्टमेंट में नहीं है। यस, प्रॉफिट नहीं दिया है, पर सेल के बारे में उन्होंने बोला है, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जितना कॉस्ट प्राइस रहेगा उसका 120% सेलिंग प्राइस रहेगा। तो आपका देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 24,06,000, उसका 120% सेल्स रहेगा। तो कर लेते हैं, 24,06,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। यस, 28,87,000, 28,87,200, ये आपका आएगा सेल्स। ये यहाँ पे आएगा 28,87,200।
ओके, ये आपका सेल्स आएगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट ही दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा सेल दिख रहा है कॉस्ट से भी। यस, तो प्रॉफिट रहेगा आपका 4,81,200, ऐसा रहता है आपका। ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। ओके, एक बार रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिए, आपको फिर से आएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस का है, कुछ नहीं, आपको जो आइटम्स है ना उसके उसके नीचे डालने हैं बस, बाकी कुछ नहीं करना है, और लास्ट में ये सेल्स निकालना है आपको। ओके, चलेगा। ओके, एनी क्वेरी प्लीज आस्क। Okay, we will stop here.